अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। हम बात कर रहे थे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स के बारे में। और आज इस लेक्चर के बारे में हम जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो होगा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो बेसिकली हम जो है वो आज के लेक्चर में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी की कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, मोड्स ऑफ वर्किंग यानी कि कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, वो होगी इसकी क्वांटम मैकेनिकल बैकग्राउंड के क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना जो हैं वो किस तरह से वर्किंग करते हैं इन एसटीएम। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना स्टूडेंट, कि जो भी हमारे पास सैंपल यूज किए जाते हैं इन एसटीएम वो सब के सब कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपने डिस्प्ले पर एक इमेज देख सकते हो, जिसमें जो है मेरे पास एक सैंपल मौजूद है। और सैंपल जो है वो टनलिंग वोल्टेज यानी कि एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। और ये वाला साइन आपको बता रहा है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो अगेन किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट है, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि किस चीज़ से कनेक्ट है और किस तरह से वर्किंग की जा रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लें जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, तो मेरे पास पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब या पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर मौजूद है। और पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर के साथ ही मेरे पास एक बहुत अ, थोड़ी रेंज की यानी बहुत थोड़े से साइज़ की जो है कम साइज़ की टिप मौजूद है। इसके साथ मेरे पास कंट्रोल वोल्टेज फॉर पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब और साथ डिस्टेंस कंट्रोल यूनिट टनलिंग करंट एम्पलीफायर भी मौजूद है। अच्छा, अगर सबसे पहले बात कर लें टिप की, टिप से क्या मुराद होता है, एक बेसिकली छोटी सी निडल है। ठीक है, तो टिप जो है वो कंडक्टिव मटेरियल की बनी हुई है। और अगर बात कर लें कि टिप की जो बनाने के मटेरियल के हवाले से, तो बेसिकली टिप जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टिप का जो एटम्स हैं, जो टिप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका जो है वो इंटरेक्शन होगा विद द सैंपल। ये अब हम थोड़ी देर तक बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सैंपल के इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स electrons from the sample interact with electron from in the tip। अच्छा, अगर इसके अलावा हम बात कर लें पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर की, तो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो दो तीन मुख्तलिफ डिवाइसेस से कनेक्ट हैं थ्रू द केबल्स और वायर्स। तो पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर का बेसिकली अगर काम की बात कर लूँ, तो पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर्स जो है वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यानी कि सारी डायरेक्शंस में जो है वो मेरे पास बहुत ही प्रिसीजन के साथ जो है वो टिप को मूव करवाता है। और जो इसकी मूवमेंट है वो बेसिकली हमें हेल्प करती है सरफेस की टोपोग्राफी को एटॉमिक लेवल तक समझने के लिए। ठीक है, यानी कि टिप का जो रोल है वो क्या है कि टिप जो है वो इंटरेक्शन करती है विद द सैंपल सरफेस। और अगर बात कर लें पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब की, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब का जो है वो सबसे पहला रोल ये है कि ये टिप को एक तो मूव करवाता है इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। और जो दूसरा मूव रोल है वो ये है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब जो है वो मेरे पास सरफेस टोपोग्राफी एट एटॉमिक लेवल यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक लेवल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ क्वांटम मैकेनिकल बैकग्राउंड की, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल बैकग्राउंड की क्या ज़रूरत है, या हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है इस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के अंदर। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेनास पर जो है ये माइक्रोस्कोप ऑपरेट हो रहा है। इसकी जो कह लें वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्वांटम टनलिंग है। तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा, जिसकी जो है थी एनर्जी कांस्टेंट थी, एनर्जी इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड नहीं की गई। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक हो गया।
इसके जो पाथ है उसके अंदर एक बैरियर मौजूद है, या कह लें एक वॉल आ गई है, ठीक है, एक दीवार आ गई है इस ऑब्जेक्ट के पाथ पे, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इस बैरियर के जो है वो दूसरी तरफ जाने का अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता बेसिकली ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करे, इस पूरे बैरियर को क्रॉस करे, और उसके बाद दूसरी तरफ जो है ये पहुंच जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई है क्लासिकल ऑब्जर्वेशन की। अच्छा, अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैं बात कर लूँ, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना के बारे में जो है वो बात करेंगे और उसको ही यूज करेंगे इन आवर कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। तो क्या हो रहा है मेरे पास, जरा आप गौर से देखें। एक पार्टिकल है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल नेचर के लिए जो है वो एप्लीकेबल होती है, और पार्टिकल जो है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर लग रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि अप्लाई किया जा सकता है वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट। तो मेरे पास पार्टिकल के रास्ते में जब कोई पोटेंशियल बैरियर या कोई बैरियर मौजूद हुआ, कोई बैरियर आया, तो मेरे पास क्या हुआ, इस पार्टिकल ने आहिस्ता आहिस्ता से इस बैरियर के अंदर से अपना रास्ता बनाया, यानी कि इसको पेनिट्रेट किया, और उसके बाद इस बैरियर की दूसरी तरफ चला गया या दूसरी तरफ जाने के काबिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं और इस फिनोमेना की वजह क्या हुई। तो क्लास से आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने पार्टिकल को सेम टाइम, जब हम उसको एक पार्टिकल नेचर के ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उसको ही वेव नेचर भी एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि डी ब्रोगली वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव होगी, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब पार्टिकल ने जो था वो वेव नेचर का जो है यूज किया, और वो जो है वो टनल करके उसने अपना रास्ता बना दिया थ्रू द पोटेंशियल वेरियर। और क्वांटम टनलिंग यहाँ पे मैंने डिफाइन की हुई है। तो क्वांटम टनलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर मेरे पार्टिकल्स का वेव फंक्शन जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है थ्रू एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल वेरियर। अच्छा, जिन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी वो ये बात जानते होंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ वेव फंक्शन का। तो बेसिकली क्लास, जब भी हम किसी पार्टिकल के बारे में बात करते हैं ना, तो हम जो है वो पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जो है नहीं बता सकते किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में। तो ना हम एक ऑपरेटर या एक ऐसा फंक्शन यूज करते हैं जो कि हमें एट अ सर्टेन टाइम पीरियड जो है वह पार्टिकल की पोजीशन के बारे में एक प्रोबेबिलिटी या एक कोई इंफॉर्मेशन दे दे। जैसे एट अ सर्टेन टाइम जो है वो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में किस जगह पर मौजूद होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है अपने वेव फंक्शन से। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि वेव फंक्शन जो है वो ही पेनिट्रेट कर देता है थ्रू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि देखो वेव फंक्शन मुझे किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, पार्टिकल की के पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एट सर्टेन टाइम डायरेक्शन जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो पार्टिकल वेव फंक्शन जो है पहले यहाँ पर मौजूद था क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर मौजूद था, और मेरे पास पार्टिकल की यहाँ पर होने की मौजूदगी जो है उसका पता मुझे कैसे चला, मुझे वेव फंक्शन के थ्रू जो है उसका बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मेरा पार्टिकल जो है वो टनल कर रहा है थ्रू द पोटेंशियल बैरियर। तो इस टाइम पे मेरा वेव फंक्शन कहाँ पर मौजूद होगा, मेरा वेव फंक्शन भी तो इसी पोजीशन पर मौजूद होगा, और एट सर्टेन टाइम मेरा पार्टिकल ने जो है वो इस पूरे पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड पर मूव कर लिया है। तो इस टाइम पर मेरे पार्टिकल के साथ वेव फंक्शन भी यहीं पर मौजूद होगा। तो हम कहते हैं कि क्वांटम टनलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल पेनिट्रेट थ्रू द पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, अगर क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, ठीक है, या क्लासिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो मैं पेनिट्रेशन का जो है फिनोमेना देखना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से जो है वो पॉसिबल है। तो फर्ज करते हैं कि एक बॉल थी, ठीक है, एक बॉल को पहले फर्ज कर लिया था हमने, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी एनर्जी हमने जिसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी दी थी,
ठीक है, हमें सिर्फ उसे ये बैरियर क्रॉस कराना है। तो उस टाइम पे मेरे पास क्या होगा कि एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये बॉल जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, ठीक है, या फिर ये जो है वो इस बैरियर के ऊपर से ट्रैवल करेगी और दूसरी साइड पर पहुंच जाएगी। ये तो पहली पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, अब अगर मैं बात कर लूँ कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको जो है मैंने एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, या जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी पहले से, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट जो है इस पूरे बैरियर को तोड़ के दूसरी तरफ निकल जाएगा, यानी कि वो इस पूरे बैरियर को पेनिट्रेट करता हुआ जो है वो दूसरी साइड पर मूव कर जाएगा। जैसे कि फर्ज करते हैं यहाँ पर एक हाई एनर्जी रॉकेट या हाई एनर्जी जो है वो एक मिसाइल जो है वो जो है मूव कर रहा है। अब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होगी कि वो इस पूरे के पूरे जो बैरियर होगा उसको पेनिट्रेट कर देगा और दूसरी साइड पे आराम से क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू मूव कर देगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स केस में पार्टिकल की एनर्जी जितनी मर्जी भी हो, यानी कि बहुत लो एनर्जी पर भी पार्टिकल जो है वो किसी भी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर देगा और दूसरी साइड पर मूव कर देगा, ठीक है। ये बात थी अभी तक जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल बैकग्राउंड था, और इसमें थोड़ी सी मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स की भी एडिशन कर। अच्छा, अब इसको पढ़ने का ही वजह क्या है, ठीक है, अब इस बारे में बात करते हैं कि मेरे पास जो है क्वांटम मैकेनिक्स का या क्वांटम टनलिंग के फिनोमेना को पढ़ने की क्या वजह थी इन STM। तो क्लास सबसे पहले ना आप लोगों ने ये वाला अभी क्वेश्चन होगा ना, सैंपल का, टिप का और वोल्टेज का, सिर्फ इसको इमेजिन करना है, यानी कि इसको समझना है, बाकी चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे कि किस तरह से वर्किंग करती है। तो बेसिकली क्लास होता क्या है कि ना, टिप यानी कि जो ये टिप जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर से तो कनेक्ट है ही, लेकिन उसके साथ जो है वो है ये कि एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सैंपल जो है वो सैंपल होल्डर में तो मौजूद है ही, लेकिन वो भी एक एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास कह लें कि टिप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, और जो सैंपल है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इतनी बात समझ आ गई, सिंपल सा सर्किट ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ा सा कुछ गैप मौजूद है, यानी कि कुछ एयर मौजूद है, या आप कह सकते हो कोई वैक्यूम मौजूद है। तो फर्ज करते हैं यहाँ पर एक वैक्यूम मौजूद है बिटवीन टिप एंड द सैंपल। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है। अब टिप में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, क्योंकि एटम मौजूद है, और सैंपल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अब ध्यान से देखना, सैंपल की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्जिस ऑब्जेक्ट को रिपेल करेगा, यानी कि पुश करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश हो रहे हैं दूसरी साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू बैटरी सोर्स, उसके ही केस में दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ मेरे पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल या एक पॉजिटिव टर्मिनल मौजूद है बैटरी का। ये बात समझ आ रही है, यानी कि ये जो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस, और जो दूसरा टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी वायर के ना होने के बावजूद भी मेरे पास जो है वो सरफेस ऑफ सैंपल से जो है वो मूव कर देंगे टूवर्ड द टिप। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन ने मोशन कर दी फ्रॉम सरफेस टूवर्ड्स द टिप, ठीक है। और वो किस वजह से की, वो मैंने अभी समझा दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम सरफेस टू टिप, ये बात तो हमने समझ ली, ठीक है। तो जब हमने करंट की, जो पहली बार इलेक्ट्रिक करंट की हमने बात की थी 10th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हम क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। वो चार्जेस क्या थे, वो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे,
इसका मतलब है दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज टनलिंग करंट। अब टनलिंग करंट क्यों कहा? क्योंकि टनलिंग तो ही है, इलेक्ट्रॉन ने टनल किया है। इलेक्ट्रॉन के जो है एक बैरियर का सामना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने उस बैरियर को टनल करके दूसरी साइड पर मूव कर गए, और इलेक्ट्रॉन की इस मोशन की वजह से क्या रिलीज हुआ? इस मोशन की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, जिसको मैं क्या कहता हूँ? टनलिंग करंट। A small voltage applied between tip and the sample causing electron to tunnel from tip to sample or vice versa depending on polarity of wise resulting current known as tunneling current। अच्छा, वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? कि जरूरी नहीं है हमेशा हर बार जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज जो साइड होगी बैटरी की उससे कनेक्ट होगा सैंपल, और इलेक्ट्रॉन जो है वो टिप की तरफ मूव कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो टिप है उससे जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए सरफेस की तरफ, ठीक है। तो टर्निंग करंट दोनों केस में बनेगा। तो ये टर्निंग करंट के बारे में हमने समझ लिया, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो यूज किया जा रहा है इन स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोपी। अच्छा, मैंने कहा था कि हम जो है वो वर्किंग प्रोसीजर्स के बारे में भी बात कर लेंगे, या मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी इसे बोलते हैं बहुत से लोग उसके बारे में बात कर लेंगे कि जो एसटीएम है वो किस तरह के वर्किंग मोड्स या वर्किंग प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। तो बेसिकली क्लास आप लोगों ने याद रखना है कि एसटीएम में जो है ना वो दो तरह के जो मोड्स हैं, या जो कह लें वर्किंग ऑपरेशन है, वो मौजूद होते हैं, जिससे जो है हम सरफेस की टोपोग्राफी के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मोड है वो क्या है? वो है कांस्टेंट टिप एडजस्टमेंट। यानी कि इस मोड में क्या होगा? टिप जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और जो जनरेट होने वाला, जनरेट कौन सा? टनलिंग करंट, ठीक है, जनरेट होने वाला करंट होगा वो वेरी कर रहा होगा। इतनी बात समझ आ गई? आसान सी थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? मेरे पास एक सैंपल जो है, एक टिप, अब ये टिप जो है वो मूव कर रही होगी थ्रू आउट द सैंपल विद द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर। अच्छा, ये बात तो बहुत आसान थी, क्योंकि ये बात हमने पहले कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ ली। अब यहाँ पर देखें, ये कुछ रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। कुछ डॉट्स जो है वो सरफेस के बहुत करीब हैं, ठीक है। फिर कुछ जो डॉट्स हैं वो जो है सरफेस से थोड़ा सा गैप के ऊपर है, और कुछ डॉट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गैप के ऊपर मौजूद है। ये बेसिकली जो रेड डॉट्स है ना क्लास, ये जो है मेरे पास एटम्स हैं, या ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि टनलिंग करंट को जनरेट करेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या? अब वही वाला काम हो रहा है, कोई नया काम नहीं हो रहा, ठीक है। कि लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये टिप जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर से भी कनेक्ट है, तो उसी की मदद से जो है ये वेरी कर रही है ना, ठीक है। अभी वेरी नहीं कर रही, अभी ये कांस्टेंट है। तो देखें, टिप जब हमने फर्ज किया टिप जो है वो इस पोजीशन में मौजूद है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी करीब है, और यहाँ टिप के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी करीब ही मौजूद है। तो दोनों ही जब करीब मौजूद होंगे, यानी कि बहुत दोनों ही बहुत ज़्यादा नियर मौजूद होंगे, तो टनलिंग करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब कितना टनलिंग करंट जनरेट हुआ? तो हमने फर्ज किया कि यहाँ पर जो है वो 12 पिको एम्पेयर का टनलिंग करंट जनरेट हो गया। तो इस वाले प्रोसीजर में ना एक बात याद रखनी है कि मेरी जो टिप है ना वो चेंज नहीं हो रही है अपनी लोकेशन से, या वो चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन, वो फिक्स्ड है, और मेरे पास करंट बार बार चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब ना फर्ज करते हैं कि मेरे पास जो है वो टिप लेफ्ट साइड पे मूव हुई, मतलब है टिप जो है वो एक्सिस के अराउंड तो मूव करेगी, ठीक है, एक्स वाई जी में। लेकिन ना इस तरह नहीं होगा कि टिप जो है वो इस गैप को जो है वो फिल कर ले, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इस टिप ने जरा लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो क्या उतना ही करंट मिलेगा? नहीं, उतना करंट जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब जो है वो देखो इलेक्ट्रॉन्स और टिप के दरमियान जरा जो गैप था वो ज़्यादा हो गया, यानी कि सरफेस जो है वो यहाँ से बहुत ही कम डेंस है, या यहाँ पे जो है वो सरफेस में बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है, ठीक है। तो मेरे पास
क्या हुआ, दो चीजें हुई। एक तो करंट डिक्रीज हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो करंट था वो कितना था, 12 पिको एम्पेयर। यहाँ पे करंट कितना आया, यहाँ पे करंट जो आया वो मेरे पास था 10 पिको एम्पेयर। तो अच्छा, अब मैंने इस जो मेरा टिप थी इसको दोबारा मूव करवाया, और मेरे पास इस साइड पर जब ये मूव की ना, तो यहाँ पर तो एटम्स और ज़्यादा कम थे और बहुत ज़्यादा गैप मौजूद था। तो मेरे पास करंट कितना डिक्रीज हुआ, करंट मेरे पास डिक्रीज हो गया 3 पिको एम्पेयर। देख रहे हैं, 12 पिको एम्पेयर से सीधा 3 पिको एम्पेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इस करंट की वेरिएशन की वजह से या इस करंट के डिक्रीज होना हमें ये बात बताता है कि मेरे सरफेस पे कितना ज़्यादा गैप मौजूद है। तो क्या मुझे जो है वो इसकी मदद से, यानी इस करंट की वेरिएबल पार्ट की मदद से जो है अपना गोल अचीव नहीं हो जाएगा? क्योंकि मुझे क्या पता करना है, मुझे तो सरफेस के स्ट्रक्चर और टोपोग्राफी के बारे में ही पता करना है ना। अब जब करंट बार बार जो है वो चेंज हो रहा है, तो मेरे पास जो है वो इमेज तो बन रही है, इमेज डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले पर। तो मेरे पास एक जो है वो 3D इमेज आना स्टार्ट हो जाएगी अबाउट द सरफेस ऑफ सैंपल। और ये आम सी इमेज नहीं होगी, बल्कि एटॉमिक स्केल के ऊपर जो है वो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही होगी अबाउट सरफेस टोपोग्राफी। ये वाली लाइन एक दफ़ा रीड आउट कर लें आप लोग। As dip move across the surface, any change in height due to change in the concentration of atom, concentration का मतलब होता है amount of atom, causes change in the tunneling current. This recorded height adjustment create a map of surface topography. ये समझ आ गई क्लास? आसान सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ और सिर्फ क्या किया मैंने, एक टिप को जो है कांस्टेंट रखा है, लेकिन एक्स और पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करवा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये टिप जो है वो इधर तक मूव करे और उसके बाद ये सारा गैप फिल कर दे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे तो मेरे पास करंट मेंटेन रहेगा। तो मेरे पास टिप जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मेरे पास अलग अलग वैल्यू आ रही हैं अबाउट माई करंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये वाला कॉन्सेप्ट तो था बहुत ज़्यादा आसान। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो क्या था, जो बेसिकली था कांस्टेंट करंट एडजस्टमेंट, यानी कि इस तरह का प्रोसीजर जिसमें जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टिप जो है वो वेरिएबल हो जाएगी। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, इस प्रोसेस में करंट वेरिएबल था, जिसकी वजह से मेरे पास डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन आ गई थी सरफेस टोपोग्राफी की। अब जो सेकंड प्रोसीजर होगा, इसमें क्या होगा, मेरे पास करंट जो है वो कांस्टेंट होगा और टिप जो है वो वेरिएबल हो रहा होगा, और मेरे पास सरफेस टोपोग्राफी और सरफेस की सारी इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इस वाले चीज़ को समझने से पहले ना हम फीडबैक लूप को समझ लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड वाला वो पॉइंट है ना मेरा, या सेकंड वाला जो प्रोसीजर है उसमें ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो कोलेक्टिवली काम करते हैं। तो एक लूप बनता है, लूप किस चीज़ का, फीडबैक का। फीडबैक कह लें या आउटपुट कह लें, आउटपुट के तौर पे एक लूप बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर, कंट्रोल वोल्टेज is for piezo tube, tunneling current amplifier, distance control and scanning unit, data processing and display, ये सारी चीजें जो हैं वो आपस में मिलके काम कर रही हैं। ठीक है, अब कैसे काम कर रही हैं ये बात सिर्फ देखनी है। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, मेरे पास टर्निंग करंट डिटेक्टर, क्या किया इसने, स्कैन टर्निंग करंट बिटवीन टिप एंड स्कैनर। अच्छा, अब टिप को मैंने एक पॉइंट पे रखा, ठीक है, फर्ज करते हैं टिप को मैंने एक पॉइंट पे रखा, और इस पॉइंट पे जो है वो मेरे पास आया करंट 20 नैनो एम्पेयर। तो इसने ये मेजर कर लिया, यानी कि ये वाली तार जो है, ये वाली वायर जो है वो किसकी होगी, वो करंट डिटेक्टर्स हो गए। अच्छा, टनलिंग करंट एम्पलीफायर का क्या रोल है, तो एम्पलीफायर डिटेक्टिंग करंट। अच्छा, अब ये जो करंट बनाए जा रहे हैं ना, मैंने क्या क्या था, मेरे पास 20 नैनो एम्पेयर का करंट आ रहा था। ठीक है, अब 20 नैनो एम्पेयर का अगर करंट आ रहा था, इसका मतलब है मेरे पास जो मेरा करंट है वो बहुत ही थोड़ा या बहुत ही लो अमाउंट का आ रहा है। तो इस करंट के सही सिग्नल या सिग्नल जो आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे। तो इन सिग्नल्स को मेजरेबल बनाने के लिए मैंने जो है वो इस करंट को एम्पलीफाई किया विद द हेल्प ऑफ टनलिंग करंट एम्पलीफायर। अच्छा, अब एम्पलीफायर का काम तो नज़र आ गया।
अब एम्पलीफायर ने जो है वो ये वाला रेफरेंस करंट जो है या इस 20 नैनो एम्पेयर करंट को किधर मूव करा दिया, उसने मूव कर दिया टुवर्ड द स्कैनिंग यूनिट कंट्रोल एंड स्कैनिंग यूनिट। अच्छा, अब कंट्रोल स्कैनिंग यूनिट ने क्या किया, कंट्रोल स्कैनिंग यूनिट ने जो है ना वो इस करंट के ऊपर अपनी एक रेफरेंस पॉइंट को जो है वो मेंटेन कर लिया, रेफरेंस वैल्यू ले ली। अच्छा, रेफरेंस वैल्यू क्यों ले ली, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इस प्रोसीजर में मेरे पास करंट की वैल्यू थ्रू आउट द सेम रहेगी। तो थ्रू आउट सेम कैसे रह सकती है, क्योंकि आगे गैप तो आ रहा होगा एटम्स में। तो मेरे पास क्या होगा बेसिकली कि अब जो है ना मेरा ये स्कैनिंग यूनिट इसने इस 20 नैनो एम्पेयर की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब क्योंकि इसने अपनी इस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो इससे मेरे पास क्या होगा कि ये जो है ना इस वैल्यू को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा बाय मूविंग टिप थ्रू आउट द सैंपल। यानी कि ये इस टिप को इस तरह से मूव करवाएगा कि मेरे पास जो है वो टिप पूरे सैंपल से भी मूव करेगी और गैप वाले एटम से भी मूव करेगी, लेकिन उसका जो करंट है वो मेंटेन रहेगा। कैसे, ये भी हम देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कंट्रोल यूनिट मैंने बता दिया कि वो सिर्फ recorded the required current and give signal to maintain turning current। अब ये डिस्टेंस कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर को कि वो अपने आप को मेंटेन कर ले टिप को टू मेंटेन कांस्टेंट करंट। और ये सारा जो प्रोसीजर है ये देखें, ये सर्किट बने हुए हैं ना, वायर्स हैं। तो ये किस तरह का सर्किट होगा, ये एक फीडबैक सर्किट होगा। इंटीग्रेट ऑल दिस कंपोनेंट टू इंश्योर एक्यूरेट एंड स्टेबल इमेज। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कुछ डायग्राम आपको नजर आ रही होंगी। ये डायग्राम हमें हेल्प करेंगी कि हम जो है वो अपने टनलिंग करंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी उसी तरह एटम्स मौजूद हैं, यहाँ पर थोड़े गैप में मौजूद है एटम्स, यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा गैप पर मौजूद है। अच्छा, जब मैंने ये वाली पॉइंट पर मेजर किया टर्निंग करंट तो मेरे पास 20 नैनो एम्पेयर करंट आ गया। ठीक है, अब इस करंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट जो है वो स्कैनर यूनिट ने अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया और पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर को जो है वो सिग्नल भेजा कि तुमने जो है वो 20 एम्पेयर नैनो एम्पेयर करंट को मेंटेन रखना है थ्रू आउट द सरफेस। तो पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर ने जो है वो किया टिप तो वेरिएबल है इस केस में। तो ये देखो कि अब इस जगह पे जब टिप थी, यानी कि ये वाली जगह जब थी, अब जब टिप ये वाली जगह पर मौजूद थी तो उसके पास क्या कितना करंट आया, 8 नैनो एम्पेयर का। लेकिन जब टिप को जो है वो सिग्नल आया थ्रू पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर, तो टिप ने जो है ये वाला गैप फिल किया और वो जो है 20 नैनो एम्पेयर का करंट जो है उसने मेंटेन कर लिया, जो कि एक इनिशियल करंट था। यानी कि टिप जो है वो इस तरह से मूव करेगी थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है, और गैप्स को फिल कर लेगी कि वो अपने करंट को भी मेंटेन रखेगी और मेरे पास इस करंट को मेंटेन रखने के रेट के हिसाब से जो इमेज आ रही होगी उसको वो रिकॉर्ड कर लेगी अपने डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले के ऊपर। और इस डिस्प्ले से जो है वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ सैंपल, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल की एट एटॉमिक लेवल। ठीक है क्लास, तो इसके साथ ये वाला लेक्चर एंड होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।